जा सके। जी, अत्री जी। हाँ, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जी। मैं मैं अभिषेक अभिषेक का का और और सभी सभी साथियों साथियों का का पहले पहले तो धन्यवादी धन्यवाद हूँ कि कि मैं मैं बड़े बड़े दिनों दिनों के के बाद बाद किसी किसी इस इस तरह तरह की मीटिंग में जुड़ रहा हूँ। और क्योंकि क्योंकि मैं मैं अकेला अभी ये सारा प्रक्रिया को समझाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैंने सहयोग के लिए डॉक्टर ओंकार मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो परिचय के तौर पर मैं बताता हूँ कि जब हम लोग करीब अब से 15-16 साल पहले दिल्ली में एक्टिव थे, तो उस समय मैं एक संस्थान के साथ जुड़ा था। और ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक किसान की और नौजवानों की हालत नहीं सुधरेगी, देश में कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता। इसके तहत हमने जैविक भारत मिशन की स्थापना की। और उसके लिए हमने बहुत सारे किसान संगठनों के साथ पूरे देश में जा जाकर मीटिंग करी, उनको ऑर्गेनाइज किया, कई जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम करे, कुछ फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी खुलवाई, कुछ प्रोडक्ट्स का और उस तरह। अत्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय अत्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज अब आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, और वीडियो भी लाइव रखिएगा। आराम से रख लीजिए, रिलैक्स होकर। अच्छा, तो मैं हो सकता है, मुझे पता नहीं चला कितनी बात आवाज आई, कुछ भी नहीं आई। नहीं आई, बस अभी पिछले 10-20 सेकंड की नहीं आई। अच्छा अच्छा। तो जी। मैं यही बता रहा था कि उस समय फिर हमने, जब ये अन्ना आंदोलन हुआ उसके बाद इसकी एक फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल तो हमारा ये चल ही रहा था, फिर हमने एक फॉर्मल दिल्ली में एक सेटअप बनाया। और सेटअप बना के वहां पे हमने रेगुलर मीटिंग्स और ये सब शुरू करी कई साल तक। ये मीटिंग्स, खाना पीना, जैविक फूड, हेल्थ और किसानों को जोड़ने के लिए ये एक प्रयास जारी रहा। इसमें थोड़ा कोरोना के बाद थोड़ा व्यवधान आया, और हम दोबारा से उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा प्रयास है। कुल मिला के मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मुझे दो तीन बात समझ में आ गई कि एक तो किसान की इनकम, और किसान से ज्यादा नौजवान और महिलाएं, दोनों को हमें साथ में जोड़ के रखना है किसान के साथ। और इसके अलावा जैसे हमने किसान से शुरुआत किया, बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज को जो मेरे भी व्यक्तिगत भी हुए, तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो हमने कहा भैया इसमें हेल्थ केयर को भी जोड़ना पड़ेगा हमें। तो किसान के साथ डॉक्टर मित्तल के मदद से हमने किसान और फिर नौजवान, महिला और अब ये डॉक्टरों का एक ग्रुप बना के, और अब हम लोग एक नया मतलब प्रयास जारी कर रहे हैं। और इसमें हमने 4-5 जगह पे अपने ये फूड के और वेलनेस के सेंटर्स भी खोलने का प्रयास है। इसी प्रयास में हम लोग कार्यरत हैं। और विचार ये है कि धीरे धीरे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, और उनको खान पीन के बारे में जानकारी, और जानकारी नहीं, उसका प्रैक्टिकल कैसे उसको सुधार किया जाए। और जो हमारा पिछले 20-30 साल में, 40 साल में नुकसान हुआ है खान पीन को लेके, जो केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया है इनडायरेक्टली रूप से, तो उससे कैसे बचाव किया जाए और शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो हमारा ये प्रयास जारी है। इस पे विस्तृत रूप से बात करने के लिए मैं डॉक्टर ओंकार मित्तल को बोलूंगा कि वो इस पे विस्तृत रूप से बात रखें। मेरी बात करीब करीब अब कंप्लीट हो रही है, बीच में कहीं कुछ जोड़ना होगा तो मैं जोड़ने का काम करूंगा उसमें। धन्यवाद। जी अभिषेक जी बोलूं मैं? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद अत्री जी। डॉक्टर साहब, नमस्कार, सादर नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या प्रभु और जी।
आप का दर्शन हो गया। अब आप थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालिए, क्योंकि अत्री जी ने तो केवल टॉर्च मार दी, प्रकाश आप ही डालेंगे। जी। नहीं नहीं, ऐसा है कि अब जो भी 60s में जो खाद्य संकट देश में पैदा हुआ, वो सभी लोग जानते हैं कि उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। और उसके अंदर बड़ी मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और नई किस्म की बीजों की प्रजातियों का प्रयोग किया गया। तो 60s से लेके और 80 तक जो है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की आत्म गौरवशाली गाथा हम लोगों ने उसका गुणगान किया। तो मैं किसी कंट्रोवर्शियल दिशा में चर्चा को नहीं ले आना चाहता, लेकिन जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के करने वाले थे या उसके विरोध करने वाले थे, सबने माना कि इससे भारत की खेती की जो परंपरागत पद्धति थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा है और लोगों के स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। सभी ने इस बात को स्वीकार किया। और जो अपने वो सज्जन थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता, उन्होंने न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की। तो उसके अंतर्गत जो है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आजकल एक तो ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, एक दूसरी बात की जा रही है जीरो बजट एग्रीकल्चर, और तीसरी बात की जा रही है रिजिलियंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो तीन प्रकार के अलग अलग प्रयास भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं, और तीनों में कुछ फंडामेंटल भेद हैं और आपसी संघर्ष है, उसमें मैं अभी नहीं ले आना चाहता। कुल मिला के तीनों की ही मंशा ये है कि फर्टिलाइजर का केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम हो, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी कम हो, और जो देसी खाद है उसका प्रयोग किया जाए। सॉइल की जो सॉइल और वाटर का जो संबंध है उसको सही किया जाए, ताकि आप सॉइल में अधिक पानी ना डाल रहे हो, तो वाटर कंजर्वेशन भी उसका हिस्सा है। लेकिन इस सबके साथ साथ ये भी बात है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। यहाँ पे जो है डॉक्टरों की भूमिका आ जाती है। अभी पिछले 20 सालों में जो डॉक्टरी में दुनिया में परिवर्तन हुए हैं, उसमें इस बात का एहसास बढ़ा है कि फूड इज अ मेडिसिन। अगर आप अपना फूड सही कर देंगे तो बहुत सारी दवाइयों की या किसी भी दवाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके मैं अभी उदाहरण आपको नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ा लंबा विषय है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है, एक तरफ जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनको प्रेरित किया जाए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती की तरफ, जिसको जैविक हम कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनका प्रोड्यूस पैदा हो रहा है उसके मार्केटिंग की उचित व्यवस्था हो, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि डॉक्टर और किसान एक मंच पे आके इस बात का फिर से पुनर्स्थापन करें कि खाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीज कौन सी है और नुकसानदायक चीज कौन सी है। बाजार से इस समय पे जो भी फूड प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, जिसको बहुत बड़ी मात्रा में हम, चाहे वो खोमचे वाले हों चाहे 5 स्टार होटल वाले हों, उसमें जिस प्रकार के तेलों का प्रयोग किया जा रहा है, अब अधिक से अधिक ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो तेल हमारे लिए घातक है। और हार्ट की बीमारी जो इतनी बड़ी स्तर पे फैल रही है, डायबिटीज की बीमारी फैल रही है, उसमें मूलतः हमको अपने खाद्य पदार्थ को सही करना है। तो ये हमारे सामने एजेंडा है जिसके ऊपर सरकार के स्तर पे या किसान के स्तर पे मामूली ध्यान दिया जा रहा है। 85% में बिजनेस एज यूजुअल है, और कोई मिशन बना के पूरे देश के आत्मा को झकझोर के उसके कर्म को बदल के कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम बीमारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। कोरोना जब हुआ तो उसमें इतनी बड़ी मात्रा में यंग लोगों की मृत्यु हुई, उसके में पाया गया कि वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए मर गए वो। हमारे कई हजार डॉक्टर भी कोरोना में मर गए क्योंकि वो भी इन बीमारियों से पीड़ित थे। तो इसलिए अगर डॉक्टर को, जिसको कहा जाए डॉक्टर डॉक्टर हील डाई सर, अगर डॉक्टर अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो दूसरे की स्वास्थ्य क्या करेगा। इसलिए कुल मिला के फिलहाल के लिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहूंगा, एक तो
भारत सरकार की तरफ से जो त्रिमूर्ति बनाई गई है, एक जीरो बजट एग्रीकल्चर, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसको जो है, इसके कंफ्यूजन को समाप्त किया जाए, किसान को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराई जाए, जिससे वो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से बच के और ऑर्गेनिक की दिशा में बढ़ सके। उसके प्रोड्यूस की उचित मार्केटिंग की व्यवस्था हो, और इसके साथ साथ ही आम जनता के बीच में, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसको सही मांग पैदा की जाए ऑर्गेनिक फूड के लिए। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो किसान का भी लाभ होगा, और आम जनता के स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, और डॉक्टरी का जो गलत तरीका चल रहा है उस पर भी रोक लग सकती है। फिलहाल के लिए मैं बात को यहीं रोकता हूँ। आगे अगर चर्चा में सवाल आएंगे पूरक प्रश्न, तो उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ, धन्यवाद डॉक्टर मित्तल। इसके अलावा जो जैविक लिविंग है और जैविक जो आपका एक वेलनेस प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से आप उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जो जैविक एआईएफ आप लोग ला रहे हैं उस पर भी किस तरह काम किया जा रहा है, और जो साथी हमारे हैं जो उन प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अच्छा जी, आप बोलिए। मैं इसमें थोड़ा सा, आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि देखिए, ये जैविक भारत मिशन हमने जो स्टार्ट किया, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन तो खेती बाड़ी है, जिसमें जैविक खेती आती है। दूसरा, जब हमें ये रियलाइजेशन हो गया कि हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट, तो हमने जैविक वेलनेस करके एक जैविक से जुड़ते हुए जहां जहां हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं, वहां पे धीरे धीरे हमारा आइडिया ये है कि वहां पे क्या हम वेलनेस का एक सेंटर खोल सकते हैं, नंबर 2। तो ये हमारा पहला प्रयास है। पहले एक मॉडल बनाया जाएगा, और उस मॉडल को 5 जगह हमने रेप्लिकेट करने का संकल्प लिया है कि 5 जगह हम लोग ये जैविक वेलनेस लेके आएंगे। तो जहां पे ये जैविक फूड और जैविक वेलनेस होगा, उसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि एक जैविक लिविंग कम्युनिटी, पहले अभी हमने एक डिजिटल कम्युनिटी बनाई हुई है, जैविक लिविंग कम्युनिटी। जो लोग इस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में रह के, और और जैविक जैविक खाना, खाना, जैविक रहना, जैविक लिविंग, तो उनके लिए हमने एक प्रयास कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी में लोग मिलजुल के साथ रह सकते हैं। हेलो, हेलो। हाँ। हाँ। तो तो एक तो जी ये जैविक लिविंग का आ गया कि कैसे लोग मिलजुल के साथ रहें एज ए कम्युनिटी। नंबर 2, वेलनेस, मतलब जिसमें हेल्थ के ऊपर इंटीग्रेटेड हेल्थ, कैसे उनकी देखभाल की जाए, तो उसके लिए हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं। जहां अब आपने जैविक एआईएफ की बात करी, तो ये थोड़ा अभी बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, बट मैं एक आइडिया दे सकता हूं कि हम लोग इसके लिए एक फंड तैयार कर रहे हैं आज, जिसको हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। क्योंकि ये जो हम वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, या जो जैविक लिविंग कम्युनिटी बना रहे हैं, इस सब के लिए इंटेंसिव कैपिटल की जरूरत है। तो इसके लिए हमने एक जैविक एआईएफ करके एक एंटिटी घोषित की है, जो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। और आइडिया ये है कि ये जैविक एआईएफ जब हमारा बन के रेडी हो जाएगा, तो इसमें लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे, छोटा अमाउंट, एज 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 लेस एज फ्यू लैक्स, और उसका उनको रिटर्न मिलेगा। और उसका ये फायदा ये रहेगा कि हमारे को इंस्टीट्यूशनल फंडिंग का एक अरेंजमेंट, जो हम आजकल इधर उधर परेशान रहते हैं फंडिंग के लिए, और हमारे से जो लोग जैविक से जुड़ना चाहते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे इन हाउस हो, बाहर के लोग भी जो जुड़ना चाहते हैं, हम उनके प्रोजेक्ट्स को भी मतलब इवेलुएट करके उनको भी फंडिंग दे पाएंगे। हमारे अपने इन हाउस तो 5 जगह हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है, संकल्प है। और जहां पे हमारे पास ऑलरेडी लैंड अवेलेबल है, जैविक खेती हो रही है। और वैसे तो पूरे इंडिया में 20 क्या 50 जगह हमारी जैविक खेती हमारे साथी लोग कर रहे हैं। खेती बाड़ी जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, पूरे देश में लाखों लोग जुड़े हुए हैं जैविक खेती से। और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में विचार ऐसा है कि हम कुछ ऐसे मॉडल्स बना सकें
कम से कम 5 जगह पे टू बिगिन विद, जहां पे जिस मॉडल्स को हम सस्टेनेबल बना सकें, रेप्लिकेबल बना सकें और स्केलेबल बना सकें। हमारा आइडिया ये है कि 5 लोगों से स्टार्ट करें हम, और 500 लोग तक एक साथ एक परिवार के रूप में, जिसको हम जैविक परिवार कहते हैं। और हम कल भी एक मीटिंग करने जा रहे हैं उसकी, अपना परिवार जैविक परिवार करके एक हमने उसका नाम दिया है देहरादून में। तो ये हमारा एक पूरा आइडिया है जैविक वेलनेस, मतलब स्टार्ट हुआ जैविक खेती से, जैविक लाइफस्टाइल से, फिर जैविक वेलनेस की तरफ बढ़े। अब जैविक वेलनेस से हम लोग जैविक कम्युनिटी और जैविक ये लिविंग सेंटर्स या लाइफस्टाइल सेंटर्स, या उनको आप बोलेंगे होलिस्टिक सेंटर्स। तो ये हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने ये एआईएफ बनाने का संकल्प लिया है, जिसका लीगल प्रोसीजर अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ से वहां से अप्रूवल चाहिए होते हैं। तो उसमें हमारा प्रयास है कि अगले 6 महीने में ये एक इसका लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको पब्लिकली लॉन्च कर देंगे। और हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए तो फंडिंग की जरूरत है ही, और बाकी जो हमारे साथ लोग जुड़े होंगे उनको भी हम कुछ फंडिंग या सपोर्ट उपलब्ध करा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा डॉक्टर मित्तल अब इसमें जो जोड़ना चाहें जोड़ें। फिलहाल तो अत्री जी की बात में सारी बातें जो आपने पूछी हैं अभिषेक जी आ गई हैं। अब इसमें जो पूरक प्रश्न है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। फिलहाल इसको कंप्लीट मान के और बाकी जो साथी बैठे हैं वो अपना सवाल रखें। धन्यवाद डॉक्टर मित्तल, आपने, और धन्यवाद अत्री जी, आपने काफी कुछ बताया। इसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये प्रोग्राम मतलब शुरू हुआ था, जो मतलब प्रेरणा थी आपकी, जिस प्रेरणा से ये मिशन शुरू किया गया, जैविक भारत मिशन। तो इसमें एक पार्ट है मास अवेयरनेस, और जो एडल्टरेशन है, और सोशल ऑडिट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और जो हमारे मतलब फसाई के रूल्स हैं। तो इन सब पर भी क्या कुछ आप लोगों ने काम किया है? ये मेरा पहला प्रश्न है, और अन्य साथियों के भी प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरा पहला प्रश्न है जो कि एक्टिविज्म और अवेयरनेस की तरफ आपसे मेरा प्रश्न है। जी जी, एक चीज होती है जिसको कहते हैं पाम ऑयल। जी। तो जैसे पाम ऑयल है तो ये सवाल है कि पाम ऑयल हेल्दी है कि अनहेल्दी है। हम्म। भारत में बहुत बड़े स्तर पे खोमचे से लेके और होटल तक पाम ऑयल प्रयोग हो रहा है खाना बनाने में। तो अब एफएसएसआई को ये द्वारा हिदायत होनी चाहिए कि जहाँ पे भी खाने में पाम ऑयल प्रयोग हो रहा है कम से कम ये तो लिखा जाए कि पाम ऑयल इसमें प्रयोग किया गया है। तो उतना भी नहीं हो रहा है। तो ये छोटा सा मैंने उदाहरण दिया। इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं जिसमें कि फूड सेफ्टी का जो ठेकेदारी एफएसआई को प्राप्त है वो क्या वास्तव में अपना काम कर रही है। तो ये तो हमको सिलसिलेवार इसमें आगे चलना पड़ेगा। भारत में फूड सेफ्टी को लेकर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अब मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने बड़े राइटली उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्टिंग हो, और सॉइल टेस्टिंग होके जितना अप्रोप्रिएट केमिकल फर्टिलाइजर हो उतना पड़े। भारत में जो देखिए अभी तो बड़ा विस्तार का विषय है कि एक कृषि विभाग का एक विभाग होता है, उसके अंदर सब डिपार्टमेंट होता है। एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वालों का काम है कि किसान को इन सब विषयों पर एजुकेट करे। लेकिन वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट लगभग खत्म हो चुका है इस समय पे। जो इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं वो जाके किसान को एजुकेट करती हैं। तो अभी भर जो सरकार का जो ढांचा है इन चीजों को करने के लिए, चाहे आप एसएसआई की बात करें चाहे वो अन्य चीजों की बात करें, वो डिफंक्ट है। तो उसके लिए कोई वॉइस भी नहीं है। किसान की जो आवाज है वो सीमित हो गई है एमएसपी पे, राइटली और रॉन्गली। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। और देश में लोग जो है यंग एज में मर रहे हैं इस समय पे, सबको पता ही है। यंग एज लोगों की बात छोड़ दीजिए, हमारे जो इतने बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली साहब, वो डायबिटीज से मर गए।
सुषमा स्वराज डायबिटीज से मर गई। गडकरी साहब भी मर सकते थे, लेकिन उनका कामयाब हो गया जो ऑपरेशन था, तो वो नहीं मरे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी अमित शाह एक फंक्शन में बोल रहे थे कि साहब मेरे को डॉक्टर सरी ने बचा लिया। तो ये हमारा जो क्राइसिस है ऑलराउंड क्राइसिस है। और एफएसएसआई जैसे जो मैकेनिज्म है दे आर नॉट इफेक्टिव, बट वी हार्डली हैव पीपल ऑन फिंगर्स हु आर टॉकिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो हमने ये रणनीति बनाई है, सबसे पहले डॉक्टर को ही पकड़े। उनका काम, उनकी जिम्मेदारी है कि हेल्थ के बारे में लोगों को बताएं। तो अब इसमें मैं किस किस बात पे आपकी, आप पूछते जाइए, मैं बोलता रहूंगा। अब आप इसमें जो भी जिस दिशा में चर्चा को ले आना चाहते हैं। वी हैव ए कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल फेलियर, कंप्लीट, टोटल, ऑल राउंड। ये है अभिषेक जी। जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। हेलो। जी 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 मैं ये जोड़ना चाहूंगा। हेलो। जी जी बोलिए अत्री जी। हाँ। तो जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, खाली उसी बात को मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट कर रहा हूँ कि ये फसाई वगैरह, ये जो इन्होंने ये बनाए इंस्टीट्यूशन, ये ऑलमोस्ट फेल्योर हैं कंप्लीटली। मैंने बहुत प्रयास किया। ये बात जब तक ये जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन, ये वो, और ये फसाई फुसुई का सर्टिफिकेट, ये तब जो है कामयाब हो सकता है जब लोगों के अंदर अंदर से भाव और चेतना जगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट का, वो तो कंप्लीट फेलियर है। वो ये फसाई सर्टिफिकेट, ये सब कुछ थोड़े बहुत पैसे में मिल जाते हैं, इनकी कोई खास वो नहीं रह गई है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक लोगों की आत्म चेतना नहीं जगेगी, अंदर से जब तक वो उनके अंदर गंभीरता नहीं आएगी और खुद भाव नहीं होगा, तब तक ये कामयाब नहीं होगा। ये आप फसाई बना दो और दूसरी फसाई बना दो, इस तरह के जो सरकारी प्रयोजन है उसमें केवल सरकारी पैसा खर्च होता है, उससे कुछ जमीन पे कुछ नहीं होता है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का ये कंप्लीट फेल्योर है, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैंने फसाई के साथ साथ और भी कई इंस्टीट्यूशन है, नाम लेना ठीक नहीं है, उनके साथ कॉपरेशन का प्रयास किया, लेकिन मैंने देखा ये सब शोषण पे आधारित सारे इंस्टीट्यूशन है। तो ये शोषण पे जो आधारित इंस्टीट्यूशन है, ये एक्चुअली कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो एक जन आंदोलन का जब तक रूप नहीं लेगा, क्योंकि इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने लोग मर चुके हैं, खासकर ये कोरोना के बाद जो प्रक्रिया चालू हुई है, और अभी भी रोजाना कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कोई ना कोई नई नई कहानी सामने आती है। अगर हमें वास्तव में इसको सही फॉर्मेट पे लाना है, तो हमें इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जिसमें खाना खाना का मतलब है किसान को सेंटर में रख के खेती और खान पीन को सेंटर में रखना पड़ेगा, और डॉक्टरों को जोड़ना पड़ेगा, और बाकी कम्युनिटीज को भी धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने बात करी है कि भाई 4-5 जगह हम एक पहले मॉडल बना के दिखाते हैं, स्टार्ट एक से ही करेंगे, और 4-5 जगह जब हमारा ये सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर हम देखते हैं, फिर सरकार से भी बात करेंगे, संपर्क तो है ही है हमारे पॉलिसीज वगैरह की। अगर ये सब कुछ आगे बात बढ़ेगी, तो इसमें सरकार के साथ भी संवाद किया जाएगा। लेकिन अभी तो सरकार थोड़े दूसरे ही उसमें है, तो अभी हम थोड़ा सा शांति है कि भाई चलो ठीक है, जो हम कर सकते हैं हमारे जो हाथ में है उतना हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अत्री जी। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, नाम मैं पढ़ता हूँ। मनोज दीक्षित जी हैं राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम से। श्री राय जी हैं पुणे से, ये जैविक खेती और साथ ही साथ एक मानवता आधारित समाज बनाने और नेबरहुड डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं। राखी गुप्ता जी दिल्ली से हैं। फिर प्रोफेसर एस के शर्मा जी हैं, ये हमारे इस समय राजस्थान में हैं, ये भी काफ़ी काम कर रहे हैं इस तरह पर। प्रदीप जी राजस्थान से हैं। पीयूष खंडूरी जी का नाम आ रहा है। वन प्लस CPH नाम से किसी का आ रहा है। महेश्वरी पांडे जी हैं आजमगढ़ से। हरीश जी हैं खेरी से, खेरी डिस्ट्रिक्ट। गोपाल प्रसाद जी दिल्ली से हैं। डॉक्टर ओंकार मित्तल जी हैं। बलदेव राज सूद जी हैं हिमाचल से। और AWS अनिल किसी का नाम लिख कर आ रहा है, और एडमिन आईफोन करके नाम लिख के आ रहा है। ऐसे 15-16 साथी जुड़े हुए हैं। तो अब ये सभी के लिए सेशन ओपन हो चुका है। जिसको भी प्रश्न करना है अपना नाम
अपना माइक ऑन करके और पूछ सकता है। सभी के लिए ओपन है, और हैंड भी रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अत्री जी और डॉक्टर मित्तल साहब के नंबर जो हैं वो हम उपलब्ध करा देंगे। अगर किसी को उनसे और अन्य सवाल है तो वो कर सकते हैं। हमारे साथ आचार्य अंतरंग आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, जो आनंद मार्ग से हैं और गुरुकुल बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हैं। तो आप सभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बलदेव राज सूद जी, आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर कोई प्रश्न है? AVS अनिल जी, आपका कोई प्रश्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, जैविक भारत मिशन पर? अ, आचार्य अंतरंग जी, आपका कोई प्रश्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक भारत मिशन या फूड एडल्टरेशन पर? तो पूछ सकते हैं। और भी बाकी साथी हैं, मैं नाम बारी बारी से पढ़ता रहूंगा, आप प्रश्न पूछते रहिए। जी महेश्वरी जी, प्रश्न। जी जी, जी हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी अभिषेक जी, बहुत ही प्रासंगिक बातें शुरू हुई हैं और मेरे मन की बात, शायद मैं नाम अत्री जी, अभी जो डॉक्टर मित्तल के बाद जो बोल रहे थे, उनका शुभ नाम क्या है? उन्होंने जो बात कही है कि जी लोग थोड़ा पूछना है अगर मैं। हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी आपकी आवाज चली गई है महेश्वरी जी, ये सर, आवाज अनम्यूट आई? करिए अपने को। हाँ अनम्यूट करिए। जी बोलिए। अनम्यूट। जी जी हाँ बोलिए। हाँ, तो ये कह रहे थे, सबकी चिंताओं को उन्होंने जाहिर किया, हम सबकी सामूहिक चिंता है। और जो प्रश्न उठा था कि इसको किया कैसे जाए, और उन्होंने बताया कि जब तक आत्म चेतना नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, और जब तक इसको जन आंदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन तक ही सीमित हैं। ऐसी दशा में ये जो अभिषेक जी, आपके साथ जितने भी लोगों ने मिलके ये कम्युनिटी डेवलप करी है, और जितने सेक्टर इसमें जोड़े हैं, एक सर्वांगीण विकास का और समग्र विकास का, जिसमें जन आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के विषय समाहित हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, सारे विषय समाहित हैं। धीरे धीरे हमारे साथी बढ़ रहे हैं, और हमें समग्रता से हर क्षेत्र में कार्य करना होगा। इसी में जैसे जैसे हम लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, एक एक सेक्टर के लिए एक एक टीम बना करके हम लोग हर दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जैविक खेती का जो फिलहाल स्ट्रक्चर है, इसमें तमाम अनुभवी लोग हैं। मैं उनसे मिल के, इसमें कुछ मुझे कोई जानकारी नहीं है, और इसमें भी मेरे पास खुद कुछ खेती की जमीन है। मैं उसमें एक छोटा मॉडल अपने गांव से शुरू करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं सीखना चाहता हूं। धन्यवाद। जी राम कुमार अत्री जी और डॉक्टर मित्तल जी आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आपको बाद में ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें कि आप उनसे जुड़े रह सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। आ, ठीक है। आचार्य अंतरंग आनंद जी, राखी गुप्ता जी, अजय जी, अनिल जी, बलदेव राज सूद जी, आप अपने प्रश्न पूछिए। अपने को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। प्रोफेसर एस के शर्मा जी, श्री रॉय हेलो। जी, मनोज जी, कोई भी। हाँ जी, जी सभी को नमस्ते। जी और हम सब लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सभी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छी पहल है, और सभी समुदाय समाज के स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छा पहल है, और इस कामयाब भी है। और सभी को साधुवाद कि इस विषय में सभी के स्वास्थ्य के को लेकर के आप लोगों ने सोचा ऐसा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। किसान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि अभी जो अंधी विकास की अंधी दौड़ है, इस विकास की अंधी दौड़ में हर कोई ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहता है। तो कैसे वो एक छोटा किसान अपने आप को उस ढांचे में ले आए, जैविक खेती के ढांचे में, जिससे, देखिए, मैं अपना छोटा सा एक परिचय दे दूं। मैं लखीमपुर से हूँ, और हम लोग
अनुकूलित खेती को लेकर के काम करते हैं, जिसमें जैविक खेती का उसमें कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो छोटे छोटे हमारे बीच में किसान हैं, बड़े किसान जो हैं वो गन्ना आधारित खेती करते हैं। यहाँ गन्ना का बहुत ज्यादा पैदावार है, तो उसमें तो रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है। लेकिन जो छोटे मझोले किसान हैं, ऐसे किसानों को भी लाभ कैसे हो पाए उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये पहल अच्छी है, और उस किसान के दर्द को मैं थोड़ा सा बयां करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे जो किसान हैं, वो किसान कैसे जैविक खेती के द्वारा अपने आय का अर्जन कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मेरा एक सवाल था। तो मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा गाइड करें, क्योंकि हम लोगों से भी पूछते हैं कि भाई अगर हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा ये लागत तो कम हो जा रही है, लेकिन पैदावार उतनी नहीं हो पा रही जितनी पैदावार रासायनिक खादों के द्वारा हो रही है। का मैं उत्तर दूं? जी। जी सर जी। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें बजाय क्वांटिटी के क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो लोगों को जैसा कह रहे हैं कि भाई मार्केट की जो इकोनॉमी है और जो इसका इकोनॉमिक्स है वो तो बिल्कुल अलग है। तो जो इनकम की दृष्टि से देख रहे हैं, मेरा उनको सुझाव ये है कि उनको पहले अपने आसपास एक अपना ग्रुप और अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। तो मार्केट तो जो है वो पूर्ण रूप से मतलब निरंकुश है। मार्केट के बजाय उसको छोटे, जैसे हमारे साथ कई जुड़े हैं, दूसरा काम है कि मिश्रित खेती करनी पड़ेगी उनको, ऐसे लोगों को। ऐसे मैं बहुत सारे किसानों को जानता हूं जो मिश्रित खेती कर रहे हैं, उसमें तरह तरह के, और वो ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में नहीं है। वो कुछ थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं और उन्होंने कुछ अपने परिवार अपने साथ जोड़ रखे हैं। हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, और फिर बहुत सारे परिवारों को शहरों में जोड़ा, खासकर दिल्ली एनसीआर में। और जिनका हमें रिलायबिलिटी का श्योरिटी थी, उन किसानों को हमने मदद भी की। उनके यहाँ, कईयों के यहाँ हमने छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट भी लगवाए, उनको फाइनेंशियली भी मदद करवाई। तो जब हमें श्योरिटी हो जाती है कि इनका इंटेंट अच्छा है, उनको हम सहयोग करते हैं। थोड़े दिन हम भी देखते हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि कोई हमसे जुड़ा और हमने तुरंत उनको मतलब तुरंत उनकी बात सुन के उनको सहयोग करना शुरू किया। पहले हम साल 6 महीने देखते हैं। और मतलब ये है कि इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि क्वालिटी के बजाय मतलब क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये उनको खुद समझना पड़ेगा, पहले हमारा स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, और फिर समाज का स्वास्थ्य, और फिर जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि उनकी इनकम बढ़ाने का, तो उसके इनकम के तरीके ये हैं कि उनको कई मिश्रित खेती करके उसमें, उसके अलावा उसमें कुछ परिवारों को साथ जोड़ के, और अलग अलग अल्टरनेट मींस जो है तैयार कर सकते हैं। इस तरह के लोगों को हम गाइड कर सकते हैं अगर ग्रुप में मिले तो। इंडिविजुअली तो एक एक आदमी को गाइड करना अब मुश्किल है। शुरू में हम लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन अब ये शायद संभव नहीं है। तो अगर ऐसा ग्रुप तैयार होता है जहाँ 50-100 लोग इकट्ठे हों, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे उनकी इनकम भी बढ़ाई जा सकती है। उसके कुछ मॉडल्स भी हम दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी मुझे इतना ही कहना है, और बाकी डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाहें। चलने दीजिए, अभिषेक जी आगे बढ़ाइए। अभिषेक जी लगता है वो नहीं है क्या? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत अपडेट अभिषेक जी के साथ हो गई है। आप ही बोलिए। आ, तो बलदेव राजपूत जी,
आप सुन पा रहे हैं? ये भी हमें नहीं तो हम आचार्य अंतरंग आनंद जी से निवेदन करेंगे कि जैविक खेती के विकास और इससे कैसे लोगों को जोड़ा जाए। किसानों की बात अभी खीरी वाले भाई साहब ने व्यक्त की, उनको आमदनी चाहिए, उससे उनकी जीविका चलती है। लेकिन उसका बहुत ही अच्छा सलूशन अभी डॉक्टर साहब ने दिया कि पहले अपने हेल्थ पे फोकस करें, इसके बाद जो है पड़ोसी और सोसाइटी के हेल्थ पे फोकस करें, और मिक्स्ड एग्रीकल्चर का यूज करें। और अगर एक ग्रुप और कम्युनिटी बना पाए तो उनको मदद भी दी जा सकती है। तो आचार्य जी, आप कुछ कहिए इस पर। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। ये मैं तो अत्रि जी के साथ का काम देख रहा हूँ बचपन से। और ये बहुत उनका एक भागीरथी प्रयास है। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग मुझे याद है, जब किसानों के आत्महत्या के आंदोलन में वहाँ विदर्भ में जब हम शामिल थे, और जब पहला जो हैजार्ड हुआ था आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ क्रॉप्स का, बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके कारण वो बीटी बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल और बाकी बायोटेक्नोलॉजी के जितने प्रोडक्ट्स मतलब वो वहाँ पर हो रहे थे। तो वो सारे जो प्रयोग थे, वो जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयोग थे, वो सब अल्टीमेटली स्ट्रगलर्स हुए। और उनकी एक ही जो परेशानी थी वो है मार्केटिंग की। फिर उसके बाद डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी को जब पद्मश्री मिला, और उनको जो अपने यहाँ पर बुलंदशहर के पास उनका जो प्रयोग है, तो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और बहुत सारे हमारी अ, बीज माताएं जो हैं उन लोगों को भी पद्मश्री मिला। तो कुछ विश्वास तो जग रही है किसानों में। और जो भागीरथी प्रयास हमारे अत्रि जी कर रहे हैं, तो मैं उनको, मेरा एक्चुअली प्रश्न नहीं है हमारा, है कि हम उनको सिर्फ अपनी कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। और ये अभी उन्होंने थोड़े जो मेरे प्रश्न थी उन्होंने उत्तर उसका दिया है कि जो मार्केट है वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको लगता है। तो आसपास के लोगों को साथ लेकर टीम बना के, यानी इसकी कोऑपरेटिव पर हम लोग बात भी किए हैं, तो उन्होंने इसका आंसर दे दिया है कि मेरे मन में ये प्रश्न था। तो उसकी मार्केटिंग यही है कि वो कोऑपरेटिव में अगर करेंगे तो उसकी मार्केट हो जाएगी। यानी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव हमें बनाने की आवश्यकता है। और प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको हम लोग तुरंत रॉ मटेरियल के रूप में नहीं देकर, जैसे मान लीजिए गेहूं उगा रहे हैं, तो हम लोग आटा चक्की लगाएं, उसको प्रक्रियाकरण करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लोग छोटे छोटे, अगर हम लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, तो उसके हम लोग कोऑपरेटिव बना के हम लोग एक ग्रुप में प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बना सकते हैं। और बड़ा मिल की बात हम लोग ना सोचें, छोटे छोटे आटा चक्की है, छोटे छोटे तेल घानी है, ये सब लगा करके, और भी जितने कुटीर उद्योग हो सकते हैं, उसकी कोऑपरेटिव बना के, और फिर उसकी मार्केटिंग हम लोग अपने जो लोकल ब्लॉक लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोग आराम से उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर लेकिन ये जो अत्री जी ने बताया कि वो उसको करेंगे तभी होगा, तो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। और नेशनल लेवल पे जो इनका मूवमेंट है जैविक का, वो मूवमेंट फिर एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्किंग किया है। तो मैं समझता हूँ कि मिल करके अगर हम लोग चलेंगे तो यह बहुत ही सपोर्टिंग होगा। तो यही हमारा उनके तरफ ये है। और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो अत्री जी मुझे एक बार मतलब इस बात का सपोर्ट दे सकते। नमस्कार। हाँ। नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार। जी जी। नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ जी रही है, बोलिए आप। ये जो जैविक खेती का है मतलब हमारा आंदोलन, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसके बारे में लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है।
क्योंकि लोग अंधाधुंध चल रहे हैं और जो मिल रहा खा रहे हैं। अभी मैं आपको एक बताऊं, 1965-70 से पहले लोग जो है वो जैविक खेती करते थे अपना, गाय का गोबर से, मतलब, और कोई केमिकल उपयोग नहीं करते थे। और उस उन उन दिनों लोग कम बीमार होते थे और हॉस्पिटल भी बहुत कम थे। आज तो इतने हॉस्पिटल खुल गए हैं और हॉस्पिटलों में जो रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका मूल कारण यही है कि हमारा जो विषाक्त भोजन है उसके कारण से बीमारी जो बढ़ रही हैं, कैंसर के रोग, अनेक प्रकार के रोग जो है वो मतलब हो रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। अब ये जैविक खेती का जो अभियान है बहुत सुंदर अभियान है। उसके बारे में लोगों को मतलब सजग करना पड़ेगा, उनको मतलब ये बताना पड़ेगा कि आप विषाक्त भोजन को छोड़ो और देसी मतलब जो खाद है, कीट नियंत्रक हैं, अपने अपने गोबर और गौमूत्र के द्वारा मतलब खेती जो है वो, और उससे क्या हो कि स्वस्थ वर्धक होगी और उस बीमारियों का नाश होगा। तो ये कुल मिलाकर के सारे लोगों को ये जागृत करने की आवश्यकता है, इसका बहुत बड़ा अभियान लेने की आवश्यकता है। और सरकार पर भी स्ट्रेस बनाना पड़ेगा कि सरकार इसको मतलब सख्ती से लागू करे, मतलब ये जो जैविक खेती है। और जीरो बजट खेती का भी अभियान चला हुआ अपने देश में, अनेक लोग जो हैं इस काम में लगे हुए हैं। अब उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक सामूहिक प्रयास अगर हम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो इस काम में हम सब अपना सहयोग दें, ऐसा मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव राजपूत जी। अत्री जी, मेरा एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि एक हमारे जानने वाले मित्र हैं, वो प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे हैं और एक विश्व मुक्त विश्व नाम की शायद कोई संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। वो गाय के गोबर से उन लोगों ने पेंट बनाया, उसका सेल कर रहे हैं। और कुछ मतलब ये जो मिलेट्स वगैरह हैं ऐसे पैदा करके कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही शुरुआती फेज में हमारे आजमगढ़ जिले में काम शुरू किए हैं वो। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या कुछ अंतर होता है? यदि होता है तो उसे थोड़ा आप बताने की कृपा करें। इसमें मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती का मतलब है आज का जो विषयुक्त वातावरण है उसमें मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि करीब 80-85% जो हमारी जमीन है वो विषयुक्त हो चुकी है। करीब 10-15% जमीन ही है जो बची हुई है। तो प्राकृतिक खेती और जैविक में केवल इतना फर्क है कि प्राकृतिक में तो मतलब ठीक है वो केमिकल नहीं डाल, लेकिन जो जमीन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है उसको कैसे दोबारा से विष मुक्त किया जाए, नंबर वन। तो प्राकृतिक नाम तो बहुत अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि प्रकृति, हम भी प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति। लेकिन जब 80-85% जमीन जो है वो डैमेज हो चुकी है, फिर उसमें जैविक खेती मतलब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो वो विष मुक्त नहीं होगी। उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स मिलेंगे ही। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि जहां पर बहुत ज्यादा, जैसे पंजाब का मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं, जहां पर बहुत ज्यादा खाद का उपयोग किया गया शुरू में, मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, वहां सबसे ज्यादा अनाज पैदा हुआ। लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि वहां पर पंजाब में अभी करीब 60% जमीन जो है वो एक तरह से बंजर होने के कगार पे आ गई। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। तो ये मतलब कहने के लिए तो बहुत अच्छा है प्राकृतिक खेती, लेकिन उसको जब तक हम जमीन में, मेन है जमीन, और जमीन के अंदर भी जो जीवाणु हैं जो उस जमीन को फर्टाइल रखते हैं वो इसका की है। जब तक इस बात को लोग नहीं समझेंगे, उसकी जागरूकता नहीं होगी, किसानों को ये बात समझ में नहीं आएगी। और ये जो प्रयास है, मेरा ये मानना है, ये प्रयास कोई इंडिविजुअल या संस्था लिमिटेड क्षेत्र में ही कर सकती है। मेरा यह मानना है कि भारत सरकार के पास पूरे देश में करीब 600 650 केवी के हैं किसान विकास केंद्र। तो पीछे अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे ये कहा था कि जैविक भारत अभियान 5 केवी के गोद लेने को तैयार है और आपका एवरेज बजट 10 करोड़ रुपए प्रति केवी के है।
मैं आपके बजट को अगले 5 साल में आधा कर दूंगा, और आप ये जिम्मेदारी मुझको एज ए चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन उसको मुझे कंप्लीट फ्रीडम देनी पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए मंत्री जी को ये बात समझ में आई होती तो उन्होंने बुलाया होता। मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके मंत्रियों के पीछे उनका चमचा बन के और उनके पीछे घूमता रहूं, है ना। तो मैंने ये प्रयास किया है, मैं इसके लिए अभी भी प्रयासरत हूँ, सरकार को भी सुझाव दे रहे हैं, और संवाद जारी है। अगर कोई गंभीरता सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी। पीछे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे एक संजय अग्रवाल, वो आईआईटी कानपुर से पढ़े थे, हमारे अच्छे परिचित थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको इसमें बड़े स्केल पे दूंगा, लेकिन बाद में रिटायर होने से पहले मुझे उन्होंने खुद बोला कि भाई मैं इसमें फेल हो गया हूँ, असमर्थ हूँ, आपकी मदद नहीं कर पाया, नहीं तो मैं बहुत बड़े स्केल पे आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा था, कृषि के माध्यम से केवीकेज को हैंडओवर करना चाह रहा था कि आप लोगों के साथ मिलके किया जाए, लेकिन वो प्रयास कोई खास कामयाब नहीं रहा। इस वजह से मेरे को सरकार पे भरोसा कम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कि समाज जब तक इसको अपने बीड़ा में नहीं उठाएगा, और लाखों नहीं करोड़ों लोग इस बात को नहीं उठाएंगे, तब तक लोगों को बचाना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हो रहा है, जो शायद आप लोगों को ये कहना पता नहीं कितना उचित है, कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो करीब 60% जो है इम्पोर्टेंट हो चुकी है, और आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। ये इसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी समझ में आ गया है, जो लोग हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमने भी एक प्रयास ये जो 15 साल पहले शुरू किया था, और अभी भी जारी है। हम अभी भी एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हम ये प्रयास करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज हुआ कि जब तक हम इसको स्वास्थ्य से नहीं जोड़ेंगे तब तक लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। तो हम इसमें स्वास्थ्य को भी अब हमने जोड़ लिया है। खेती के आगे स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के आगे फिर इसको कैसे हम एक अच्छा एक वेलनेस का रूप देके और एक जैविक लिविंग कम्युनिटी बनाएं, जहां पे लोग खाएं पिएं रहें, जीवन का आनंद उठाएं। और मैंने तो उसमें एक छोटा सा वीडियो भी दिया है कि स्वर्ग की अनुभूति, लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मैं कहता हूँ भाई मरने के बाद पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो स्वर्ग का अनुभव जीते जीते करना चाहता हूँ। तो जो लोग जीते जी स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं कुछ लोग। और इसमें डॉक्टर मित्तल का, और जैसे अनंत राज योगी, अभी अपने अनंत योगी जी हैं, ऐसे कई लोग बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कुछ पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं। मैं इस प्रयास को अभी भी दोबारा से आगे बढ़ा रहा हूँ, और प्रयास जारी है। अब देखो कितना हम कर पाते हैं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जब तक ये बड़े रूप में सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जाएगा तब तक कोई ज्यादा वो इफेक्ट नहीं दिखेगा इसका। धन्यवाद। मैं चाहूंगा डॉक्टर मित्तल कुछ ऐड करना चाहें तो अपने ऐड करें। नहीं, अभी आपकी सारी बात आ गई है तो अब ये जरूरत है, क्योंकि ये ग्रुप पे जुड़ा है, बड़ी अच्छी बात है इस ग्रुप। हमारे अन्य अभिषेक साथी जी। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। गोपाल प्रसाद जी, पीयूष खंडूरी जी, प्रोफेसर एस के शर्मा जी, राघवेंद्र मिश्रा जी, संतोष तिवारी जी, श्री जी आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा? जी ना, हम लोग प्रैक्टिकल सिपाही हैं, कुछ कर ही रहे हैं, तो प्रश्न नहीं है अभी। कोई भी प्रश्न नहीं? कुछ तो होगा। नहीं, क्योंकि हम लोग इसी से मिलता जुलता कार्यक्रम चालू है, तो प्रश्न नहीं। उसके बारे में ही बताइए थोड़ा सा। जी। हेलो। हाँ गोपाल जी। हाँ। मैंने बड़ी गंभीरता से विशेष प्रयास रूप से चालू है, हो सकता है संपूर्ण आपको मिल जाए। जी जी बोलिए गोपाल जी। अ, मैं विशेष रूप से अत्री जी अ, अत्री जी और अपने ओंकार मित्तल जी को विशेष रूप से सुना। मैं इसके संबंध में हमारी कुछ जिज्ञासा है, और मेरी जिज्ञासा से तात्पर्य है कि जो भारत का एक आम नागरिक है, जो टेक्निकली चीजों को नहीं समझता है, उसके सामने में कुछ यक्ष प्रश्न
उभरते हैं। अब जैसे भू वैज्ञानिक से मेरी अपेक्षा होगी कि भू जीवाणु के बारे में, भू संवर्धन के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करें, या वो इसके बारे में जनता को क्या उन्होंने अवेयरनेस के लिए क्या बताया आज तक, हमें इसके ऊपर में भी निकालना पड़ेगा जानकारी। दूसरा, बात हरित क्रांति की होती है। पैसे की इस अंधी दौर में हरित क्रांति का क्या दुष्परिणाम हुआ, इसका तुलनात्मक अध्ययन भी सामने आना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक खाद खाद का जो है खाद्यान्न एवं मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा, ये भी अध्ययन और शोध और सर्वेक्षण इसका होना चाहिए। क्या सरकारी स्तर से इसका कभी अध्ययन, शोध और सर्वेक्षण हुआ? अगर सरकारी क्षेत्र से नहीं हुआ तो गैर सरकारी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में क्या काम किए? जैविक खाद्यान्न एवं उत्पादों का जो बाजार है, उसका जो चेन है, इसकी एक्यूरेट जो जानकारी है, तो ये सब जानकारी का कलेक्शन भी एक जगह होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र का क्या सहयोग इसके ऊपर में मिल रहा है, सरकार क्या सपोर्ट कर रही है, ये भी होना चाहिए। उसके बाद गैर सरकारी क्षेत्र का क्या सहयोग हो रहा है, उसका अपना क्या कोई स्वतंत्र मार्केटिंग चेन है कृषि विपणन का, ये भी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के मैं देखता हूं कि वो पालेकर जी वाला भी वो काफी लोकप्रिय है। उस क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं वो लोग। कई सारी संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम भारतीयों में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो अंधभक्ति की है और भेड़ चाल में चलने की है। कोई इसको ये पूछना नहीं चाहता कि इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है। और अगर बात हरित क्रांति की हुई तो सारा बस यूरिया पेस्टिसाइड का प्रयोग करने लगा, और वो इसी तरह से कृषि उपज बढ़ाने के ऊपर में उनका केवल फोकस रहा। उसका स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, ये न सरकार को जानने की फुर्सत है, न उन हरित क्रांति के तथाकथित जो प्रणेता थे उनको जानने की जरूरत थी। आज ये बात हमारे दिमाग में तब ये क्वेश्चन मार्क के रूप में उभर रहा है जब हम इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि उसी पंजाब में कैंसर पेशेंट्स की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है, मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा जो ये हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं भोजन पर जो असर पड़ा है, विषयुक्त भोजन का जो परिणाम है वो निकल के सामने आ रहा है। उसके बाद भी अगर हमें चेतना नहीं जग रही है तो धिक्कार है फिर ऐसी मेंटेलिटी पर जो केवल और केवल पैसे की अंधी दौर में वो जी रही है। और वो किसानों को भी आज चेतने की जरूरत है। ये नहीं कि वो ठीक है उसमें ज्यादा फसल हो रहा है तो उसी की तरफ बढ़े, लेकिन उससे उस पैसे कमा करके क्या करोगे जब उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हें डॉक्टरों को देना पड़ेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम मर जाओगे। ये चीज आज हमें बताने की आवश्यकता है। पीपल्स अवेयरनेस से पहले हमें वो सारा ऑथेंटिक जानकारी इस क्षेत्र विशेष से संबंधित आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज सोशल मीडिया है, लेकिन सबसे पहले एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो जानकारी है तो वो सब एकत्र करने की जरूरत है। जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों का एक समग्र डायरेक्टरी हो, एक स्मारिका हो, और उसके निःशुल्क वितरण की व्यवस्था हो। जब चीज एक समग्र रूप में आ जाती है, कंपाइल्ड रूप में आ जाती है, तो उसका लाभ हर किसी को मिलता है। और हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि इससे जो निचोड़ निकल के समुद्र मंथन के पश्चात जैसे अमृत निकलता है, उसी तरह से इसका जो सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अध्ययन सर्वेक्षण के उपरांत, वैज्ञानिक शोध के उपरांत जो सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, तो अभी अभी जैसे हमारे अत्री जी ने कहा फसाई वो एफएसएसआई को हिंदी में फसाई करके वो बोल रहे थे, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी। लेकिन वास्तव में ये गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंसाने का ही काम करती है, निकालने का काम नहीं करती। तो ये हम निकालने का काम करें। हम जो है व्यक्ति को मुझे लगता है कि एक एक शब्द है आहार विज्ञान। तो आहार विज्ञान और स्वास्थ्य प्रबोधन, इस पे परिचर्चा की चेन की आवश्यकता है। और ये जो हम लोगों का ग्रुप है जो देश और समाज की जागरूकता पर काम कर रहा है, इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो मेरा उन सबों से हृदय से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं
कि वो इस कार्य को भी चुनौती के रूप में ले और इस क्षेत्र के जो विभिन्न विभिन्न जो पहलू हैं उसके बारे में लोगों को जन चेतना जगाने का काम करे। मैं समझता हूं जन चेतना ही सारी समस्याओं का समाधान। धन्यवाद। मामा हेलो। है ना, इसमें आपका कोई प्रश्न बनता है? और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। संतोष तिवारी जी हैं, राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रदीप जी हैं राजस्थान से। प्रदीप जी, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। पीयूष पीयूष जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं। आप भी सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। प्रश्न ही नहीं पूछने, बात भी रख सकते हैं। पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आपका कोई पर्सपेक्टिव है, कोई सोच है, वो रखी जा सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ओपन चर्चा है और सभी इसमें भाग ले सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ मिनट शेष हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सार्थक चर्चा में। मैं आग्रह करूंगा राखी गुप्ता जी से, ये जो विषय है इस पे कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करें, अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न करें। संतोष तिवारी जी, राघवेंद्र मिश्रा जी। जी सर, प्रणाम सर। जी जी, प्रश्न। जी, मैं राघवेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ सर। जी सर, एफपीओ हम लोगों का है, एफपीओ का काम देख रहे हैं, तो ऐसे तमाम फार्मर हम लोगों को मिलते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। जी, तो उसमें उनको कहाँ से जानकारी और जो रॉ मटेरियल है उनको कहाँ से कैसे दिलाया जाए, ये थोड़ा सा जानकारी चाह रहे थे सर, कि अत्री कैसे जी। उनको कहाँ कहाँ से मुहैया कराया जाए। जी जी जी, जी अत्री जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि इंडिविजुअली तो अब करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली शुरू शुरू में बहुत प्रयास किए, हजारों किसानों को जोड़ा, लाखों लोगों तक हमने ये मतलब इसका मैसेज संदेश पहुंचाया। अब अगर कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था ऐसी हो जिसमें ग्रुप इकट्ठा हो और ग्रुप में लोग करना चाहें, तो उनको हम लोग गाइड कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं और ऐसी व्यवस्था भी है। लेकिन इंडिविजुअली अब हम एक एक आदमी को गाइड करने का काम ये शायद शायद नहीं करा पाएंगे। नहीं और सर, क्योंकि एफपीओ हमारा है तो उसमें कई सैकड़ों फार्मर जुड़े हुए हैं सर। नहीं, वो आपके जो सैकड़ों फार्मर जुड़े हुए हैं, तो उसकी आप इसके लिए 1-to-1 हमसे अपना डिटेल भेजिए अपना। उसमें अभिषेक जी जी आपको नंबर उपलब्ध करा देंगे। जी तो जी सर। हम मतलब हम एक दो चार किसानों के लिए नहीं आ सकते। उसका जी एक जी जी। मिनिमम क्रिटिकल मास है कि कम से कम 50 किसान जहां हो। उनका एफपीओ जी, है, असली एफपीओ नहीं, है। एफपीओ तो बहुत सारे हैं, लेकिन एफपीओ में जो 50 किसान अगर ये करना चाहें, तब हम जी उनको गाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। मैं बिल्कुल केवल सर, ये हम कहना चाह 50 रहा हूँ कि किसानों। शुरू में हम एक एक दो दो किसान को हम गाइड करते थे, लेकिन अब वो स्थिति और स्टेज नहीं है। अब अगर बड़ा ग्रुप, एफपीओ तो बहुत सारे बने हुए हैं, हमने खुद 500 जी से ज्यादा एफपीओ बनवाए हैं, लेकिन उसमें जी एक्चुअल काम करने वाले लोग जो हैं वो कहीं एक है, कहीं दो हैं, कहीं पांच हैं। अब एक दो पांच जी आदमियों के लिए हम इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं बना सकते। ये तो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि एक ग्रुप के ऊपर हमने रियलाइज ये किया कि हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का खर्चा कम से कम 1 लाख रुपए का आता है। अब अगर जी वो ग्रुप में या तो वो लोग खुद फंड करें या सरकार फंड करे, जैसा हमने कहा कि सरकार अगर ये व्यवस्था करे तो बहुत अच्छी बात है, या वो ग्रुप में इंटरेस्टेड हो, तो ये तब हम लोग गाइड करने का काम कर सकते हैं। इंडिविजुअली जी ये करना अब संभव नहीं है। केवल मेरा इतना जी ही निवेदन है। बाकी बात जो है इसमें अभिषेक जी नंबर करें, आप ऑफलाइन व्हाट्सएप पे चैट करके मुझसे इसमें गाइडेंस डिटेल में ले सकते हैं। मैं जी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बाकी लोगों का समय नहीं लेना चाहता जो इसमें, क्योंकि अब वो स्टेज हमारी नहीं रही है कि अब हम इंडिविजुअली एक एक किसान को जाके समझाएं, गाइड करें। वो अब संभव नहीं है। वो शुरू शुरू में हम करते थे, जब हमने ये अभियान 15 साल पहले शुरू किया था।
अब ये संभव नहीं है। एफपीओ तो बहुत सारे हैं, लेकिन एफपीओ में या तो पूरा ग्रुप एफपीओ का यही कहे कि हम सब जैविक खेती करेंगे, तो हमने एक क्रिटिकल मास डिफाइन कर रखा है इसका, कि जहां पे 50 लोग मिनिमम होंगे जो ये संकल्प करेंगे कि हम ये करेंगे, और वो मिलके, ऐसे कई ग्रुप हैं जिनको हमने सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, उनका प्रोसेसिंग यूनिट भी लगवाया है। ये सब हम पहले करते थे, लेकिन अब क्योंकि उम्र भी है, शारीरिक क्षमताएं भी हैं, हमारे पास सरकार तो है नहीं, हम तभी हम कह रहे हैं कि इसको मास मूवमेंट की तरह लेना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव है, या सरकार ये जिम्मेदारी ले। हमने तो सरकार को ही कहा, हमने जैसा बताया कृषि सचिव को कहा, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मंत्री को भी कहा कि भैया आप 5 हमें वो दे दो, अपना ये क्या बोलते हैं केवी के, हम उनको एक ऐसे मॉडल बना के दिखा देते हैं और वो मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली या छोटे 5-10 लोगों के लिए ये करना हमारे लिए संभव नहीं है। धन्यवाद। खैर कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब कुछ सर, मैं नंबर चाह रहा हूँ आपका। वो सब अभिषेक सर जी उपलब्ध करा देंगे आप। जी 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 जी। नंबर अत्री जी का ग्रुप चैट में डाल दिया गया है, वहां से आप ले लीजिए। चैट देखिए, जी सर। आपको चैट में नंबर मिल जाएगा। जी सर। अभी डाला थैंक गया यू है, सर। बिल्कुल। जी जी देखिए। अन्य साथी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 1+CPH2487 करके आ रहा है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी हैं जुड़ी हुई, वो प्रश्न पूछ सकती हैं। इसके अलावा और जो अन्य साथी हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी साथी। मनोज दीक्षित जी, राखी गुप्ता जी, प्रोफेसर SK शर्मा जी, प्रदीप जी, पीयूष खंडूरी जी, 1+, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रदीप जी पूछिए। ओम अभिषेक जी भाई साहब, जी और ये श्री राम जी और मैं स्पेशली थोड़ा 2-3, और श्री जी अंकल और भी इसमें काम करने से बड़ों को प्रणाम है, आप उम्र में हो। मैं सिर्फ 3 प्रश्न से मेरी जिज्ञासाएं रख रहा हूँ, उसमें शायद आपकी बात समाहित भी हो। और मेरे तो आध्यात्मिक साहित्यकार हूँ, मेरे एक चिंतन में यहाँ पे कुछ हुआ तो उस हिसाब से मैं थोड़ी बात रख रहा हूँ। एक बात ये थी कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक सब्जी ली थी लौकी की, ये करीब हो गया होगा कुछ समय पूर्व, तो उसने कहा था कि लौकी की सब्जी, लौकी को हम उगाते हैं तो उसको इंजेक्शन लगा के उगाते हैं, कि वो रात को इंजेक्शन लगाए सुबह तक तैयार हो गई, उसको बेच दिया। एक बात। दूसरा मेरा प्रश्न है कि किसान वगैरह है, उनके स्वार्थ की वृत्ति आ रही है और नशा प्रति में जा रहे हैं। तीसरी बात कि आप कह रहे हो जो अपना ये जैविक खेती और काम अच्छा है, नो डाउट, उसमें कोई उसमें उसमें ऑब्लिगेशंस कुछ भी नहीं है, परंतु उस चीज को कैसे किया जाए कि जैसे आज पिज्जा के लिए आज लोगों के मन में आता है तो उसमें मुंह में पानी आ जाता है, उस तरीके से इस चीज को कैसे ऑब्लिगेशंस किया जाए, कैसे खिंचाव किया जाए, कुछ तरीके से किया जाए कि ये काम हो सके। ये 3 प्रश्न है मेरे। ओमर। डॉक्टर ओंकार मित्तल जी। अरे भाई ये बड़ी बारीकी में चले गए हैं हमारे साथी, उतनी मेरी क्षमता नहीं है, उनके सवाल बिल्कुल सही है। आगे संपर्क इनसे बना रहे तो आगे इनके प्रश्न का जवाब। अभी हियर एंड नाउ जो है, अब खेती को कैसे किया जाए, इसका मैं कैसे, ये मेरा विषय नहीं है कि कैसे किया जाए। तो सरकार, मैंने कहा ना अभी तो अभी कंफ्यूजन है कि ऑर्गेनिक करनी है कि जो है प्राकृतिक खेती करनी है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करनी है। 3 अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर ये सारे देश के किसानों का अनुभव है कि जिसने ऑर्गेनिक खेती की वो बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों में फंस गया। उसका अत्री जी ने जवाब दिया है। तो ये बहुत गहरा प्रश्न है और हमको पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि सारे उत्तर हमारे पास नहीं है। प्रदीप जी जो है अपने प्रश्न हम लोगों को लिख के भेजे हैं, जो उनका संतोषजनक उत्तर देने का संभव होगा। हियर एंड नाउ में उत्तर इनका नहीं दे सकता, सॉरी। धन्यवाद डॉक्टर मित्तल। डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी हैं, वो प्रश्न पूछेंगी। जी सर नमस्कार। प्रश्न तो नहीं है, जो बातें मैंने सुनी है अभी उसमें बस यही है कि जो ये कह रहे हैं ना
खाना पीना ये सब। तो इसका सोल्यूशन ही अगर एक दिन आप लोग सेशन रखें जिसमें सोल्यूशन की बात हो कि हम लोग क्या करें, कहाँ से चीजें खरीदें, क्योंकि ऐसे पता तो सबको है कि रात में इंजेक्शन देते हैं फिर वो बड़ी हो जाती है वो लौकी या कोई भी सब्जी, और उसको किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीजें तो हम नॉलेज में अब है, अवेयरनेस। मगर अब इसके लिए हम जाएं कहाँ, ऑनलाइन कुछ हो सकता है इसमें, और गौशाला के माध्यम से कहाँ पे प्राकृतिक खेती हो रही है जिसको आप ऑर्गेनिक कह रहे हैं। तो पालेकर जी वाला जो मैंने मॉडल था उसको ना अपने मैंने पीएचडी में यूज किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो पालेकर जी वाले में वो बोलते हैं कि उसको ऑर्गेनिक वर्ड नहीं बोलते, वो प्राकृतिक बोलते हैं सर। तो प्राकृतिक रूप से जो चीजें हम अपनाएंगे, तो उसमें मेरा यही प्रश्न है कि एक दिन हम क्या इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। दिल्ली में रहती हूँ या बॉम्बे में है या हम बाकी और जगह है, तो कैसे शुद्ध चीजें हम कहाँ से खरीदें, या रिलायंस फ्रेश और इस तरह के जो मॉल हैं इसमें ये चीजें लोग कैसे पहुंचाएं। मेरे जानकारी में जो बाहर यूरोप में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो रह रहे हैं जो कि अच्छे पोजीशन पे हैं, वो गाय के घी का बिजनेस शुरू किया है उन्होंने सर, और मैं उसमें शामिल हूँ। वो करते हैं, वृंदावन में बनाते हैं, वो सब साइंटिस्ट लोग हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो बहुत मतलब मार्केटिंग उसकी वो अपने प्रकार से कर रहे हैं। तो चीजें ना हमको अवेलेबल जब तक मास लेवल पे नहीं होंगी, जैसे अब रामदेव जी की चीजें अवेलेबल तो हैं, मगर थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी की बात भी आ जाती है। तो हम करें क्या, हमारे पास चॉइस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा थोड़ा सा मेरे क्वेश्चंस क्या एक एक विषय है जो कि मैं रखना चाह रही थी। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार सर, सॉरी मेरा अनम्यूट नहीं था। अब आपको अभिषेक जी, आवाज आ रही है? अभिषेक जी सुनिए। अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। नहीं नहीं, बोलिए। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। अभी डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और सभी साथियों ने कही हैं, तो अब आप इसका कोई ना कोई नोट बनाएंगे ही। और जो जो इंटरवेंशंस एड्रेस नहीं हुए सही प्रकार से, अपना श्री जी और मैं जो है उसके ऊपर कुछ विस्तार से कहने की कोशिश करेंगे। अभी मेरा सुझाव है कि अभी चर्चा बड़ी अच्छी हो गई है, इसको आप कंक्लूड कर दें अपनी तरफ से। इसका मैं एक लाइन में थोड़ा सा एक आइडिया था मेरे मन में, डॉक्टर ओंकार जी अगर मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ अनुमति इसकी। अभिषेक जी ने देनी है। जी जी मैं तो हाँ। जी, अंतरंग जी, डॉक्टर 1 मिनट में। जी जी, मैं एक ही मिनट में कि ये जो जितने भी वेलनेस सेंटर्स हैं, जो वेलनेस के लोग काम करते हैं, उनको हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जितने योग से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो ये पहला उपलब्धि का केंद्र ये हमें ये वो वहाँ पहुँच सकता है। और जो लोग भी इसको बनाते हैं उनसे नेटवर्किंग किया जाए तो ये हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो योग करते हैं उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने का काम किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ये उपलब्ध कराया जाए। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो लोग हैं इनका सामान जो है घर घर में उपलब्ध हो जाता है, मोदी केयर हो या हर्बल लाइफ हो, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। हम भी इस तरह से इनको जोड़ें, और जोड़ करके जो लोग भी हमारे मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने पास रखेंगे, और जहाँ जो विसिनिटी में जो नज़दीक में जिनको ज़रूरत है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, और कोई साथी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आखिरी के केवल 3 मिनट है। कोई साथी अपने को अनम्यूट करे और प्रश्न पूछे, कोई भी साथी, क्योंकि सभी का नाम मैंने लिया है। अगर कोई छूट रहा है या कोई बच गया है तो वो प्रश्न अपने को अनम्यूट करके पूछ सकता है। तब तक मेरा एक जी हाँ, पीयूष जी, पीयूष खंडूरी जी। जी जी सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को मौका मिला आप लोगों से मिलने का, जुड़ने का इस लिंक के थ्रू।
अभी हमने बहुत सारी बातें करी कि कैसे जैविक खेती को हम प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से उसका इकोनॉमिक साइड हम प्रमोशन के तौर पे कैसे आगे कर सकते हैं। इसमें मेरे पास चीजें थी। एक, क्या हमारे पास कोई किसी भी एरिया से कोई प्रैक्टिकल सक्सेस स्टोरी है जो कहीं पे सक्सेस हुई है और उस मॉडल को हम मास लेवल पे इम्प्लीमेंट करके कुछ कहीं पे हमने किया हो। सेकंड, एक सवाल कई बार आया अभी इस सब कॉन्वर्सेशन में कि हम लोगों तक या मासेस तक कैसे पहुंचे। उसमें कई लोगों ने बताया कि लोगों की तरफ से डिमांड आनी चाहिए या फिर उनकी तरफ से वो आना चाहिए। अभी मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो मैं आसपास के जितना देख पा रहा हूँ, अ, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इस टाइप की रिक्वायरमेंट लोगों ने स्टार्ट कर दी है और कई लोग अवेलेबल करा भी रहे हैं। मतलब जैसे कि वर्जिन ऑयल है अलग अलग उसके, जैसे कि कोकोनट वर्जिन ऑयल या बाकी उस टाइप के ऑयल, उस टाइप की चीज़ें जो भी हेल्दी लिविंग के एंगल से लोगों को चाहिए। तो इस टाइप का मार्केट है, बट लोगों के पास सुविधा नहीं है कि वो इन तक पहुंच सके। तो क्या ऐसा कोई मॉडल है या फिर ऐसा कुछ है जिसके थ्रू पहुंचा जा सकता है? अंतरंग जी ने एक कोऑपरेटिव मॉडल के बारे में बता रहे थे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। क्या वो मॉडल में कुछ किया जा सकता है? अगर कोई इस पे जवाब दे सके। बाकी बहुत ही अच्छी मुहिम है और चाहूंगा कि आगे भी जुड़ा रहूं आप लोगों से। जी डॉक्टर मित्तल अत्री जी। नहीं, वो उन्होंने सवाल जैसे मैंने कहा कि अभी मैं पॉइंटेड आंसर्स उनके क्वेश्चन। अतुल जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते अत्री जी। हेलो। मैंने सारी बात कह दी। हम लोग अभी ऐसा है कि अगर आने वाले समय में एक ऐसा कंक्रीट ग्रुप बनता है तो हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी इंडिविजुअली तो आई थिंक हमारा अच्छा एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। अगर कुछ ऐसा सीरियस ग्रुप इमर्ज होता है तो उस पर वर्कआउट करेंगे। आज के लिए मेरे को लगता है इतना बहुत है। अभी मेरी थोड़ी शारीरिक क्षमताएं भी लिमिटेड हैं। जी मैं जी पहली जी। बार 1 साल के बाद ऑलमोस्ट किसी ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जनरली मैं पार्टिसिपेट कर नहीं पाता हूँ शारीरिक क्षमताएं लिमिटेड होने की वजह से। और धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मुझे अभी इतना ही कहना है। आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत हो गया है। आने वाले बिल्कुल। समय में अगर कोई ऐसा ग्रुप इमर्ज होता है तो उसको जरूर हम हर तरीके से सहयोग, सपोर्ट और आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अत्री जी। आपने खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद समय दिया। डॉक्टर मित्तल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस दो बातें चलते चलते, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये फिर से हमारी रूटीन लाइफ में तभी आएगा जब इस पर मास लेवल पर अवेयरनेस, मास लेवल पे एक्टिविज्म और मास लेवल पे अडॉप्टेशन के लिए हम लोग एफर्ट करेंगे। और ये तीनों साथ में शायद करने पड़ेंगे, तभी ये संभव है। अन्यथा इस दौर में जहाँ पर लोगों के लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं, वो इतना संभव नहीं दिखता। दूसरा, माइंड और थॉट में ये जो पॉल्यूशन आया है, जो हमारे माइंड में पॉल्यूशन आ चुका है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज में प्रोपोगंडा हमको दिमाग में डाला जाता है। और दूसरा, जो हमारे फूड में जो एडल्टरेशन आया हुआ है, उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जो लाइफ स्टाइल डेथ हो रही हैं, और उसकी वजह से ये जो मतलब बैड फूड, बिकॉज ऑफ बैड फूड। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सीरियस तरीके से सोचने की आवश्यकता है। एक अभी हम लोगों ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, उसमें ये एक बिंदु ये भी है, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, और मतलब मिलावट मुक्त भोजन। तो इस विषय पे हम लोग साथ में काम करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे साथी हैं जो जुड़ के काम करना चाहते हैं। अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन सब पर जोड़कर काम करने का प्रयास होगा। आप सभी ने समय दिया, और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हुए। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी जल्द ही। और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप सभी को ये दिन मंगलमय हो। कल इसी समय पर हमारी फिर से चर्चा होगी। कल का विषय हमारा आरटीआई को लेकर है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उसके यूज और आज के दौर में आई खामियां।
उन सब विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे वक्ता होंगे गोपाल प्रसाद जी। तो कल हम लोग मिलेंगे 8:15 बजे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। थैंक यू। अभिषेक जी, नीतू जी के नंबर आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे कर देना प्लीज। मेरे पास है नहीं उनका नंबर। नीतू जी हाँ, दे देते तो। नहीं है उनका नंबर नीतू मेरे जी पास। आप नंबर भेज देते अपने, असुविधा ना हो। जी, नीतू जी का नंबर नहीं है। मैं पता लगा के देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओम। ओके, थैंक यू।